नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मैं हूं सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या, किस तरीके से काम करती है। और इससे पहले आप यहाँ पर कुछ आर्टिकल देख सकते हैं। द हिंदू का एक आर्टिकल है, फेशियल रिकॉग्निशन एट एयरपोर्ट फ्रॉम 2022। उससे पहले देखिए, आपको थोड़ा इसका इतिहास समझना होगा। आज से करीब 3 साल पहले भारत सरकार का एक इनिशिएटिव था जिसका नाम था डिजी यात्रा इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि हम एयरपोर्ट में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाएंगे, जिससे आपके फेस को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। जो आपके पास ऑलरेडी आपके बायोमेट्रिक से रिलेटेड डेटा है, फॉर एग्जांपल आपका जो आधार कार्ड है या फिर कोई और आपका आईडी से रिलेटेड डेटा है, उसको लिंक कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एयरपोर्ट में जो लोगों को बहुत ही लंबे समय तक रुकना पड़ता था, सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता था, वो उनको नहीं करना होगा। उनको बस एक जगह खड़ा होना है और फेशियल रिकॉग्निशन करवाना है और आराम से वे सिक्योरिटी क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे जो ट्रैफिक होता है एयरपोर्ट पर, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा और ऑल टुगेदर लोगों को भी काफ़ी हद तक इससे सहूलियत होनी थी। तो ये था डिजी यात्रा इनिशिएटिव भारत सरकार का, और उस समय इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था, और फाइनली अब जाकर 2022 में इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट्स में। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, न्यूज़ क्या थी रिसेंटली। तो देखिए, 3 वर्षों की विलंबता के बाद फाइनली अब वर्ष 2022 से, यानी आने वाले नए साल से, यात्री देश के 4 हवाई अड्डों स्पेशली वाराणसी, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा पर अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैन का उपयोग कर सकेंगे। इस फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये होता क्या है। यह एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति की पहचान और व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। लगभग 6 दशकों में स्किन पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D इमेज को बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में विकसित हुई है। साथ ही ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम AFRS व्यक्तियों के चेहरों की इमेजेस और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पर कार्य करती है। इसमें मौजूद डेटाबेस में उपलब्ध इमेजेस से मिलान करके व्यक्ति की पहचान की जाती है। CCTV फुटेज से प्राप्त अज्ञात व्यक्ति के चेहरे के पैटर्न की तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाती है। पहले अब हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। इनिशियल फेज पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में कैमरे द्वारा चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर उन विशेषताओं का पुनः निर्माण किया जाता है। चेहरे और उनकी विशेषताओं को एक साथ एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है तथा इसे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका उपयोग बैंकिंग सेवा, सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति इत्यादि में किया जा सकता है। इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि जो व्यक्ति आएगा एयरपोर्ट पर, सबसे पहले उसके फेस को कैप्चर किया जाएगा, स्कैन करके कैप्चर किया जाएगा। देन उसके बाद जो फेशियल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद उस डेटा को कंपेयर किया जाएगा ऑलरेडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा से। देन उसके बाद उस डेटा को मैच और आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये था कुछ प्रोसेस। तो अभी के लिए इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है इस फेशियल रिकॉग्निशन की, इसे समझते हैं। इसे प्रमाणिकता एवं पहचान यानी ऑथेंटिकेशन एवं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज में लाया जाएगा, और इसकी जो सक्सेस रेट है वो लगभग 75% है। और देखिए, भारत में अभी तक प्रति 1 लाख नागरिकों पर 144 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। अतः फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसे ना तो अधिक कार्यबल की आवश्यकता है और ना ही नियमित उन्नयन की। तो यह तकनीक वर्तमान जनशक्ति और कार्यबल के साथ मिलकर एक गेम चेंजर के रूप में भी कार्य कर सकती है। अब देखिए, इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजीज का क्रियान्वयन महंगा होता है। इसे इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता है, और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन की मात्रा बहुत ही बड़ी होती है, और इसके लिए विशाल नेटवर्क एवं डेटा स्टोरेज
सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो कि फ़िलहाल यानी वर्तमान में भारत के पास उपलब्ध नहीं है। प्राइवेसी वॉयलेशन का जो इशू है वो सबसे बड़ा है। हालांकि सरकार डेटा प्राइवेसी व्यवस्था जैसे कानूनी ढांचे के माध्यम से गोपनीयता के मुद्दों को संबोधित करने की योजना बना रही है, लेकिन इस प्रकार की तकनीक के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह आपसी हितों में टकराव भी उत्पन्न कर सकता है। रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि एकत्र किए गए डेटा का उपयोग आपराधिक मुकदमे के दौरान न्यायालय में किया जा सकता है, इसलिए मानकों और प्रक्रिया के साथ साथ डेटा की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अभी देखिए अभी के लिए भारत में डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अनुपस्थिति में एफआरटी सिस्टम, जो कि यूजर्स द्वारा डेटा के स्टोरेज और कलेक्शन में आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए अनिवार्य होगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है। इनहेरेंट चैलेंजेस जो हैं, यानी समय के साथ चेहरे में भी परिवर्तन हो सकता है, जिससे होगा क्या कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो उसने जो पहले से डेटा कैप्चर किया हुआ है, पहले से डेटाबेस में जो डेटा उसने कलेक्ट करके रखा हुआ है, अब जाकर जब उसे दोबारा स्कैन करा जाएगा तो हो सकता है कि चेहरे में कुछ परिवर्तन आने की वजह से वो डेटा मैच ना करे, जिससे उस व्यक्ति को प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए फाइनल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वर्तमान डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है, जिसे अनियंत्रित या स्वतंत्र रूप से छोड़ा नहीं जा सकता है, और इस संदर्भ में भारत को एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था स्थापित करनी होगी। और अब समय आ गया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, और इन परिवर्तनों को सुनिश्चित करने हेतु इसमें कुछ आवश्यक सुधारों की भी आवश्यकता है, और यह यूजर्स के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यूजर्स की गोपनीयता यानी प्राइवेसी पर भी जोर देता है, और इन अधिकारों को लागू करने हेतु एक प्राइवेसी कमीशन की भी स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को सूचना के अधिकार को मजबूत बनाने के साथ ही नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त पिछले 2 से 3 वर्षों में हुए तकनीकी विकास को देखते हुए यह संबोधित करने की भी आवश्यकता है कि ये कानून तकनीकी विकास की सीमा को भी निर्धारित करते हैं। और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा, साथ ही आप अपनी राय इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं ट्विटर हैंडल पर, साथ ही आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर मैं साइंस एंड टेक की अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट करें। ऑल्सो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए, तो इसे लाइक ज़रूर करें, ऑल्सो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।